साथियों, मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे भर्ती पुलिस कांस्टेबल और एसआई से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आया था, ठीक आज की वीडियो में उसी भर्ती से जुड़ी हुई आगे की जो जानकारी है, फिजिकल संबंधी जानकारी, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्यता रखी गई है, वो टेबल के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरफ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, और इस तरफ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आरपीएफ एसआई के लिए। जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा की योग्यताएं हैं वो इसमें लिखी हुई है। तो सबसे पहले जैसे इसमें दौड़ का दिया हुआ है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, दोनों में दौड़ का प्रावधान है, और दौड़ में पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल में जो दौड़ है वो 1600 मीटर दूरी जो है इसमें 1600 मीटर की दी हुई है, और इसका जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मिनट और 45 सेकंड। ये पुरुषों के लिए है, जबकि पुरुषों के लिए आरपीएफ एसआई में दौड़ की जो दूरी है वही 1600 मीटर है, लेकिन समय का डिफरेंस है। उसमें जैसे 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया हुआ है, तो एसआई वाली भर्ती में 6 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया हुआ है। ये पुरुषों के लिए है। ठीक इसी प्रकार महिलाओं के लिए, चाहे कांस्टेबल है चाहे एसआई है, दोनों में 800 मीटर रखा गया है। 800 मीटर है दोनों में। समय कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड और एसआई में पूरे 4 मिनट का समय दिया हुआ है। यानी कांस्टेबल के लिए यदि कोई महिला दौड़ करना चाहती है तो उसे 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी, और वो करनी होगी 3 मिनट 40 सेकंड में। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लंबी कूद। लंबी कूद आरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत है। पुरुषों के लिए 14 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। ठीक इसी प्रकार आरपीएफ एसआई में जो लंबी कूद पुरुषों के लिए है वो 12 फीट है। इसके तुलना में कांस्टेबल की तुलना में यह कम है। पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट है। अगला जो क्रम है उसमें ऊंची कूद है। ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है। ऊंची कूद है कांस्टेबल के लिए, पुरुषों की जो है वो 4 फीट रखी गई है और महिलाओं के लिए 3 फीट रखी गई है आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक इसी प्रकार पुरुष कैटेगरी के लिए आरपीएफ एसआई में 3 फीट और 9 इंच हाई जंप रखा गया है, और महिलाओं के लिए जो है वो केवल और केवल 3 फीट हाई जंप का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद संबंधी जानकारी। ठीक इसी प्रकार अब हाइट, चेस्ट, वजन, जो भी शारीरिक मापतोल है वो आरपीएफ कांस्टेबल में किस तरह से क्या रहेगा, और आरपीएफ एसआई में है वो किस तरह से क्या रहेगा, उसकी भी जानकारी निम्नानुसार दी जा रही है।
अब शारीरिक माप तोल का जो सिस्टम है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों में ही सबसे पहले जो माप तोल का पॉइंट है वो है ऊंचाई। ऊंचाई में कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज ऊंचाई डिसाइड करी गई है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इसमें जो पुरुष वर्ग है उनके लिए जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है और महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। यही ऊंचाई की कंडीशन है वो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, महिला और पुरुष आरपीएफ कांस्टेबल में, और यही कंडीशन है आरपीएफ एसआई में, सेम टू सेम लागू होती है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी पुरुषों को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, आरपीएफ एसआई में भी पुरुषों को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, महिलाओं को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, इधर भी महिलाओं को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक इसी प्रकार एससी और एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रावधान रखा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में भी और आरपीएफ एसआई में भी। इसके अलावा जो गढ़वाल, डोगरा, गोरखा, मराठा, कुमाऊं व सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी की जातियां हैं उनके लिए लंबाई का प्रावधान जो है, ऊंचाई का प्रावधान जो है वो इस प्रकार से है। पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए है 155 सेंटीमीटर। तो ये तो ऊंचाई का प्रावधान है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों में सेम टू सेम है कैटेगरी वाइज, पुरुषों और महिला दोनों के लिए। अब अगला जो है वो है सीना, चेस्ट। चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो केवल और केवल पुरुषों पर ही लागू होता है और कांस्टेबल व एसआई दोनों में इसका भी क्राइटेरिया सेम ही है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना सामान्य बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के उपरांत है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एससी और एसटी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य है बिना फुलाए चेस्ट जो है वो 76.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 81.2 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और शेष जो है गढ़वाल, डोगरा, गोरखा, मराठा, कुमाऊं सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए उनके लिए साधारण 80 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर ये चेस्ट होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल में और आरपीएफ एसआई में। और साथियों इसके अलावा कुछ विशेष बातें और हैं इस भर्ती के विज्ञापन से संबंधित, जैसे आपकी दौड़ वगैरह होगी, आपकी लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, है ना, तो उनमें
कोई चांस का प्रावधान है या केवल एक ही अवसर मिलेगा आपको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दौड़ में केवल और केवल एक ही अवसर मिलेगा आपको। एक अवसर में यदि आप दौड़ फाइट करते हैं, दौड़ क्लियर करते हैं, तो आपकी दौड़ पास मानी जाएगी, अन्यथा आपको वहीं अनफिट करके और बाहर भेज दिया जाएगा। हाँ, यदि लंबी कूद है, ऊंची कूद है, उसमें आपको 2 चांस अतिरिक्त मिलेंगे। मान लीजिए आप लंबी कूद कूद रहे हैं और आप उस क्राइटेरिया तक नहीं जा सके जहां तक आपको जाना चाहिए था, तो दोबारा से आपको फिर चांस मिलेगा उसके लिए, और उस चांस में भी यदि आप क्लियर नहीं हो पाते हैं तो एक चांस और मिलेगा। ऐसे 2 चांस मिलेंगे, लेकिन वो केवल और केवल लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए ही है, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए है। और इसको है जो विज्ञापन में विशेष रूप से नोटिस भी किया हुआ है कि इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा और भी कुछ विज्ञापन से जुड़ी हुई और आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई से जुड़ी हुई कुछ बातें और है। उसके अलावा इसका सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न कैसे क्या रहेगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी कंप्लीट और क्लियर करवा देता हूँ। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। साथियों, इस आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है उससे जुड़े हुए कुछ विशेष बिंदु हैं, वो कॉमन बिंदु हैं जो एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए ही लागू होते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भर करके और सबमिट कर दिया, लेकिन उसमें कोई त्रुटि रह गई और आप उस त्रुटि को सुधारना चाहते हैं, उस त्रुटि में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा है संशोधन का प्रावधान दिया गया है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन जो है वो इस प्रकार से है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में आपका स्वयं का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके आधार नंबर होंगे, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स में आप जो है किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। उसके रजिस्ट्रेशन से आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे आपकी योग्यता संबंधी कोई प्रक्रिया है, एड्रेस संबंधी है या कोई पद संबंधी है, तो वो जरूर आप संशोधित करवा सकते हैं। उसके संशोधन की शुल्क भी निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा, वो है 250 रुपये, मतलब 250 रुपये। और उसकी तारीख भी फिक्स करी गई है कि जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म्स जो सबमिट करने की अंतिम तिथि है 14 मई 2024, उसके जस्ट अगले दिन से ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि पूरी होते ही अगले दिन से ही संशोधन की जो तारीख है वो शुरू हो जाएगी। वो है 15 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक। इस समय के अंतर्गत, इस टाइम के अंतर्गत है, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके अलावा चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, रेलवे में उस भर्ती को अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है कि सबसे पहले कौन सी
भर्ती प्रक्रिया का चरण पूरा होगा, उसके बाद कौन सा चरण चलेगा, उसके बाद कौन सा चरण चलेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप भर्ती को कंप्लीट करने के लिए 3 पार्ट बनाए गए हैं। सबसे पहले CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, यानी आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी और कंप्यूटर पर ही आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे। उस ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। रिजल्ट में कुल पदों की संख्या का 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। वो शारीरिक दक्षता परीक्षा व मापन के लिए तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए कंप्लीट 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। CBT एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और जो अभ्यर्थी है सेकंड स्टेप है वो क्लियर करेंगे, उनको थर्ड स्टेप के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 10 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित होंगे, यानी CBT एग्जाम जो भी देंगे उनमें 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। दौड़ में केवल एक मौका दिया जाएगा, जबकि लंबी कूद व ऊंची कूद में 2-2 अवसर दिए जाएंगे। तो ये इस भर्ती से जुड़ी हुई एक कॉमन पॉइंट थे जो RPF कांस्टेबल और RPF SI दोनों के लिए ही लागू होते हैं। RPF SI का जो पदों का विवरण था वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, और RPF कांस्टेबल भर्ती में पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थी जो है उनके लिए 1450 पद हैं और महिलाओं के लिए 256 पद हैं। OBC कैटेगरी में पुरुषों के लिए 966 पद हैं और महिलाओं के लिए 170 पद हैं। इसी प्रकार SC कैटेगरी अनुसूचित जाति, उसके लिए पुरुषों के लिए 536 पद हैं और महिलाओं के लिए 95 पद हैं। इसी प्रकार ST में पुरुषों के लिए 268 पद हैं और महिलाओं के लिए 47 पद हैं 47। और EWS कैटेगरी में पुरुष जो है उनके लिए 357 पद है और महिलाओं के लिए 63 पद, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 420 पद है कुल पदों के 10%, और कुल पद जो थे इसमें 4208 थे। तो इस प्रकार से ये इस भर्ती से जुड़े हुए विशेष बिंदु थे। अब आगे मैं इसका जो सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न है, वो आपको बता देता हूँ कि कितने समय के लिए कितने अंकों की एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम में सिलेबस जो है, एग्ज़ाम का लेवल जो है किस स्टैंडर्ड का होगा, वो सब मैं आपको अभी बता रहा हूँ। साथियों, अब दोनों ही प्रकार की श्रेणियों के लिए RPF कांस्टेबल और RPF SI के लिए जो परीक्षा का स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से क्या है वो और मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा का जो स्तर है वो RPF कांस्टेबल के लिए 10th लेवल का होगा, 10वीं के स्तर का होगा, और RPF SI के लिए जो है वो स्नातक स्तर का होगा। परीक्षा का जो कुल समय है वो 90 मिनट का है, चाहे वो RPF कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो और चाहे वो RPF SI की एग्ज़ाम हो। दोनों में ही एग्ज़ाम का जो टाइम है वो फिक्स है 90 मिनट, यानी 1 घंटा और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और उस 1 घंटे और 30 मिनट के समय में जो कुल क्वेश्चन आएंगे
वो आएंगे 120 क्वेश्चन, यानी पेपर में प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 120 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 120 प्रश्न है तो 120 नंबर के हैं। यदि आपके द्वारा कोई गलत उत्तर दिया जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, नकारात्मक अंकन दिया जाएगा, वो है 1/3। एक गलत उत्तर का 1/3 अंक है, वो काट लिया जाएगा। अंकों का सामान्यीकरण भी है। न्यूनतम पासिंग मार्क यानी पासिंग एरिया भी इसमें रखा गया है कि कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही आगे की जो स्टेप है उसके लिए क्वालिफाई माना जाएगा। वो इस प्रकार से है कि SC और ST श्रेणी के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको कम से कम 30% अंक लाने होंगे, तभी वो आगे की स्टेप के योग्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। और जनरल, OBC और EWS श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा सिलेबस का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, ये दोनों के लिए है, कांस्टेबल के लिए भी और SI के लिए भी। 35 प्रश्न आएंगे आपके अंक गणित के और 35 प्रश्न आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, और 50 प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे सामान्य जागरूकता के। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन और 120 अंक होंगे। तो ये थी इस RPF कांस्टेबल और RPF SI भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।